गूगल, जिसने दुनिया को इंटरनेट पर सर्च करना सिखाया, वही गूगल एक चैटबॉट के लॉन्च से ऐसा घबराया कि एक गलती ने उसको एक दिन में $100 बिलियन का नुकसान करा दिया। इस चैटबॉट का क्रेज लॉन्च के ठीक बाद ऐसा बढ़ा कि 5 दिनों में 10 लाख और फिर 2 महीनों में 10 करोड़ लोग जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी और उसे बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। बोर्डरूम के इस एपिसोड में जानेंगे कि आखिर सैम ऑल्टमैन ने गूगल को टक्कर देने के लिए चैट जीपीटी क्यों लॉन्च किया और फिर उनके ही साथियों ने उन्हें कंपनी से बाहर क्यों निकाल दिया। इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो उन्हें वापस भी बुलाना पड़ गया। चैट जीपीटी की कहानी को समझने के लिए हमें पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत को समझना होगा। ये बात है साल 1950 की, जब इंग्लैंड में एलन ट्यूरिंग नाम का एक 38 साल का मशहूर मैथमेटिशियन एक पेपर लिख रहा था। यही वो इंसान था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी की आर्मी का सीक्रेट कोड सिस्टम तोड़ा था। दरअसल जर्मनी अपने मिलिट्री मैसेजेस एक ऐसे कोडेड लैंग्वेज में भेजती थी जिसे दुश्मन समझ ना पाए। उस सिस्टम का नाम एनिग्मा था। ट्यूरिंग ने एक ऐसी मशीन बनाई जो इन सीक्रेट मैसेजेस को पढ़ सकती थी। इतिहासकार कहते हैं कि इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 करीब 2 साल पहले खत्म हो गया और लाखों लोगों की जान बच सकी। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद ट्यूरिंग के दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा, क्या मशीन्स इंसानों की तरह सोच सकती है? उसने एक गेम से इंस्पिरेशन लेकर एक टेस्ट किया जिसे आज दुनिया ट्यूरिंग टेस्ट कहती है। इसका आइडिया बेहद सिंपल था। अगर कोई इंसान किसी कंप्यूटर से बात करे और ये पहचान ही ना पाए कि सामने इंसान है या मशीन, तो उस मशीन को इंटेलिजेंट माना जाएगा। आज ये बात भले सुनने में नॉर्मल लग सकती है, लेकिन 1950 में ये आइडिया लगभग क्रेजी था। उस समय लोग मशीन्स को सिर्फ कैलकुलेटर जैसी चीज मानते थे। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की फील्ड से इतर उस वक्त आम लोग ट्यूरिंग से अनजान ही रहे और फिर 1954 में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मौत के पीछे की कहानी 1952 में शुरू हुई। एक थ्योरी ये कहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गे होने की वजह से केमिकल कास्ट्रेशन की सजा दी, यानी कि केमिकल्स और दवाइयों के जरिए उनके शरीर और दिमाग पर जबरदस्ती असर डाला गया। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि उनकी मौत साइनाइड की वजह से हुई और वो खुद इस मौत के लिए जिम्मेदार थे। खैर, वजह कोई भी हो, 41 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी और इसके साथ ही वो सवाल जिंदा रह गया, क्या कभी मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है? करीब 2 साल बाद 1956 में अमेरिका के 10 वैज्ञानिक इस एरिया में रिसर्च करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके बाद इस नई फील्ड को नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया कि अगर ये 10 लोग सिर्फ 2 महीने इस पर काम करें तो मशीन को इंसानों की तरह सोचना सिखाया जा सकता है। लेकिन यही उस दौर का सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। 2 महीने तो छोड़िए, अगले 2 दशक में भी ऐसा नहीं हो पाया। उस समय कंप्यूटर बहुत स्लो हुआ करते थे, मेमोरी बेहद कम थी और जो कैलकुलेटिंग पावर की जरूरत थी वो दुनिया के पास नहीं थी। ये लगभग ऐसा था जैसे कोई कहे मैं साइकिल से चांद पर जाऊंगा। 1970 आते आते एआई पर पैसा लगाना कम हो गया और एआई वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जाने लगा। इस दौर को एआई विंटर कहा जाने लगा, जो करीब 3 दशक तक चला। फिर 1997 में आईबीएम के डीप ब्लू ने चेस चैंपियन रहे गैरी कास्परोव को हरा दिया, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। लेकिन एआई रिसर्चर्स जानते थे कि ये असली इंटेलिजेंस नहीं है। दरअसल डीप ब्लू सोच नहीं रहा था, बल्कि हर सेकंड में अरबों चाल कैलकुलेट कर सबसे बेहतर चाल चुन रहा था। इसलिए इस कामयाबी के बाद भी असली सवाल यही था कि क्या मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है? दुनिया भर के साइंटिस्ट जब ये सवाल लेकर बैठे थे कि मशीन कब इंसानों की तरह सोचेगी, उस दौर में 22 अप्रैल 1985 को अमेरिका के शिकागो शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो खुद इस सवाल का जवाब बनने वाला था। नाम था सैम ऑल्टमैन। उनके पिता जेरी एक अफोर्डेबल हाउसिंग कंसल्टेंट थे और माँ कॉनी स्किन की डॉक्टर थी। परिवार का जीवन बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन इस घर में जो बच्चा पल रहा था वो बाकी बच्चों की तरह नहीं था। 3 साल की उम्र में ही सैम को टेलीफोन में नंबर डायल करना और एरिया कोड की समझ हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 3rd क्लास तक आते आते सैम स्कूल के खराब पड़े कंप्यूटर्स को खुद ही ठीक करने लगे थे और तो और टीचर्स को भी कंप्यूटर सिखा देते थे। इसी वजह से उनकी माँ अक्सर कहती, ये बच्चा बड़ा होकर पैदा हुआ है। इसी क्यूरियोसिटी को देखते हुए पेरेंट्स ने 8वें जन्मदिन पर सैम को मैक कंप्यूटर गिफ्ट किया और यहीं से सैम की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे पहले सैम ने बेसिक नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना शुरू किया।
बेसिक एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज थी जिसमें आप कंप्यूटर को लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन देते थे, जैसे 1 से 10 लाख तक के सारे प्राइम नंबर्स निकालो, और कंप्यूटर वही करता था। लेकिन सैम को इसमें मजा नहीं आता। उन्हें लगता कि ये सिर्फ आदेश मानने वाली मशीन है। वो रात भर स्क्रीन के सामने बैठकर सोचते कि वो दिन कब आएगा जब कंप्यूटर खुद सोचना सीख जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में सैम का इतना इंटरेस्ट था कि हाई स्कूल में वो आइजैक एसिमोव की साइंस फिक्शन पढ़ते, जिसमें ऐसे रोबोट्स होते जो सोच सकते थे। वहीं उनके कमरे में C++ प्रोग्रामिंग की किताब भी रखी होती। सिर्फ इतना ही नहीं, वे अक्सर AI के बारे में बात करने के लिए अपनी कंप्यूटर साइंस क्लासेस में जल्दी पहुंच जाया करते थे। ये वो दौर था जब AI को साइंस फिक्शन समझा जाता था। कुछ समय बाद सैम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्होंने पहले ही दिन एक कागज पर अपनी जिंदगी की 3 प्रायोरिटीज लिखी। पहली AI, दूसरी न्यूक्लियर एनर्जी और तीसरी एजुकेशन। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी लाइन पर कहाँ ही चलती है। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते समय सैम को एक ऐप बनाने का आइडिया आया। वो ये बता सके कि आपके दोस्त इस वक्त कहाँ हैं, रियल टाइम लोकेशन, वो भी फोन पर। ये 2005 का साल था जब स्मार्टफोन का दौर शुरू भी नहीं हुआ था। लोग फ्लिप फोन्स इस्तेमाल किया करते थे। आज भले ही ये आइडिया बहुत नॉर्मल लग सकता है सुनने में, लेकिन उस समय ये ऑलमोस्ट फ्यूचरिस्टिक था। सैम ने इस आइडिया को एक कंपटीशन में पिच किया। वहां के इन्वेस्टर की नजर उन पर पड़ी और सैम को $5 मिलियन की फंडिंग मिल गई। उस समय सैम की उम्र महज 19 साल थी। उन्होंने कंपनी का नाम रखा लूप, जो करीब 7 साल तक ही चल पाई। लोगों को डर लगता था कि कोई उनकी लोकेशन हर वक्त देख सकता है। इसी डर की वजह से सैम का पहला स्टार्टअप उस तरह नहीं चला जैसा उन्होंने सोचा था, और फिर उन्हें उसे बेचना पड़ा। वो कहते हैं ना, कई बार असफलता इंसान को वहां पहुंचाती है जहां उसकी असली कहानी शुरू होती है। सैम के केस में भी ऐसा ही हुआ। सैम भी एक ऐसी ही जगह पहुंचे, वाई कॉम्बिनेटर, लोग जिसे शॉर्ट में YC कहते हैं। सिलिकॉन वैली की एक ऐसी जगह जो नई स्टार्टअप कंपनीज को शुरुआती स्टेज पर पैसे, गाइडेंस और कनेक्शन देती है। Airbnb, ड्रॉपबॉक्स और रेडिट जैसी कंपनीज यहीं से निकली है। इसे पॉल ग्राहम ने बनाया, जिन्हें सिलिकॉन वैली में लेजेंड माना जाता है। जब सैम को YC के बारे में पता चला तो उनके पास फॉर्म भरने के लिए सिर्फ एक दिन था। साथ ही को-फाउंडर्स इंटर्नशिप में बिजी थे, इसलिए सैम ने अकेले ही फॉर्म भर दिया। इंटरव्यू करीब 80 किलोमीटर दूर कैम्ब्रिज में शेड्यूल हुआ, वो भी उसी वीकेंड पर जब सैम को स्टैनफोर्ड के बिजनेस कंपटीशन में हिस्सा लेना था। सैम पहले कंपटीशन में गए, उसे जीता और फिर रात की फ्लाइट पकड़कर कैम्ब्रिज पहुंच गए। इंटरव्यू के बाद पॉल ग्राहम ने सैम के बारे में लिखा कि उनसे मिलने के करीब 3 मिनट बाद ही मुझे लगा शायद बिल गेट्स भी 19 साल की उम्र में ऐसे ही रहे होंगे। सैम के लिए YC सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो पहली जगह थी जहां उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें अपने जैसे लोग मिल गए हैं। कुछ साल बाद 2014 में पॉल ग्राहम ने सैम को वाई कॉम्बिनेटर का प्रेसिडेंट बना दिया। यानी अब सिलिकॉन वैली की सबसे ताकतवर स्टार्टअप फैक्ट्री सैम ऑल्टमैन चला रहे थे। और तभी पॉल ग्राहम ने सैम के बारे में अपने एक ब्लॉग अ फंडरेजिंग सर्वाइवल गाइड में लिखा कि अगर सैम को किसी ऐसे आइलैंड पर भी छोड़ दो जहां आदमखोर रहते हों, तो 5 साल बाद वापस आकर देखोगे वो वहां का किंग बन चुका होगा। YC का प्रेसिडेंट बनने के बाद सैम की जिंदगी ऊपर ऊपर से सेटल लग रही थी, लेकिन सैम के अंदर AI को लेकर धीरे धीरे बेचैनी बढ़ रही थी। तभी एक ऐसी खबर आई जिसने उस आग में घी डाल दिया। साल 2014, गूगल ने लंदन की एक AI कंपनी डीप माइंड को $650 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। डीप माइंड को डेमिस हैजबीज और शेन लेग ने बनाया। डेमिस वही इंसान है जिन्हें सिर्फ 14 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बेहतरीन चेस प्लेयर में गिना जाता था, जबकि शेन लेग की PhD मशीन सुपर इंटेलिजेंस पर थी, यानी ऐसा AI जो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो सके। इन दोनों का मानना था कि एक दिन AI इंसानों से आगे निकल सकता है, और गूगल ने उन्हें 5,000 करोड़ देकर यही काम करने का मौका दिया। सैम ऑल्टमैन ने जब ये खबर पढ़ी तो उनके दिमाग में एक ही बात घूमने लगी, अगर AI सच में आने वाला है तो उसे गूगल अकेले कंट्रोल कर लेगा, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही कंपनी के हाथ में होगी जो पहले से ही दुनिया की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल रखती है। अगले कई महीनों तक सैम के दिमाग में यही चलता रहा। फिर फरवरी 2015 में उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। जब भी कोई बात उन्हें बहुत परेशान करती थी तो वो उस पर लिखा करते थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार उनके ब्लॉग में ऑप्टिमिज्म नहीं, डर दिख रहा था। उन्होंने लिखा कि सुपर ह्यूमन मशीन इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट शायद इंसानियत के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। पूरे सिलिकॉन वैली में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद सैम ने दूसरा पोस्ट लिखते हुए कहा कि अब सिर्फ खतरे के बारे में बात करने का नहीं,
उसके सोल्यूशन निकालने का समय आ चुका है। फिर सैम ने खुद ही एक आइडिया दिया, अगर एआई आना ही है तो उसे किसी ऐसी कंपनी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी लैब होनी चाहिए जो नॉन प्रॉफिट हो, यानी जिसका मकसद प्रॉफिट नहीं बल्कि इंसानियत का भला करना हो, और वही लैब गूगल के साथ कंपीट करे। सिलिकॉन वैली में जिसने भी ये सुना उसको लगा ये इम्पॉसिबल है। गूगल के पास पैसा है, टैलेंट है, डेटा है, उनसे लड़ना सिर्फ सपना देखने जैसा है। लेकिन सैम को तो सपने देखने की आदत बचपन से ही थी। मई 2015 में उन्होंने एलन मस्क को एक ईमेल लिखा। उस वक्त तक मस्क टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार और स्पेसएक्स के रॉकेट्स की वजह से सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े नाम बन चुके थे। सैम के ईमेल में सिर्फ एक सवाल था, क्या वाई कॉम्बिनेटर एआई के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा कुछ शुरू करे, यानी एक ऐसी लैब जो गूगल को एआई पर मोनोपोली न करने दे। मस्क ने जवाब में सिर्फ इतना ही लिखा, शायद इस पर बात करनी चाहिए। उसी गर्मी में सैम ने मेनलो पार्क के रोजवुड होटल में एक प्राइवेट डिनर रखा। वहां गूगल ब्रेन के सबसे तेज वैज्ञानिक इलिया सुत्स्केवर भी आए। इलिया की एलेक्सनेट नाम की रिसर्च ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि एआई तस्वीरों जैसी चीजों को पहचानना सच में सीख सकता है। आसान भाषा में कहें तो एक कंप्यूटर को इंसानों की तरह चीजें पहचानना सिखाने की शुरुआत थी, एक बड़ी शुरुआत थी। इसकी सफलता देखकर गूगल ने तुरंत इलिया की स्टार्टअप खरीद ली थी। उस डिनर में एलन मस्क और ग्रेग ब्रॉकमैन भी शामिल थे। ग्रेग हार्वर्ड और MIT दोनों की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे। बाद में वो फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी स्ट्राइप के शुरुआती इंजीनियर्स में शामिल हुए और फिर 2013 में कंपनी के CTO बन गए। उस रात डिनर टेबल पर सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या अब भी गूगल को चैलेंज करना पॉसिबल है? बाद में ग्रेग ब्रॉकमैन ने बताया कि वहां बैठे लगभग सभी लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आइडिया इम्पॉसिबल क्यों है, लेकिन आखिर में बस इतना महसूस हुआ, चांसेस बहुत कम है लेकिन जीरो नहीं। डिनर खत्म हुआ और सैम ग्रेग को कार से छोड़ने निकले। रास्ते में ग्रेग ने कहा, मैं ये लैब बनाऊंगा, बस तुम सपोर्ट करो। अगले दिन इलिया ने भी इस आइडिया पे हामी भर दी। उधर ग्रेग दुनिया के सबसे बेहतरीन एआई रिसर्चर्स को जोड़ने में लग गए। इसके लिए उन्होंने कैलिफोर्निया की नापा वैली में एक बस किराए पर ली। फिर उस बस में दुनिया के कई बड़े एआई साइंटिस्ट बैठे, जिनमें एंड्रेज कारपथी भी शामिल थे। जिन्हें एंड्रेज के बारे में नहीं पता, उनको बताते चले कि वे एक फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट थे। इस पूरे सफर का मकसद सिर्फ एक था, ऐसी लैब बनाना जो किसी कंपनी के फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काम करे। लेकिन कीच हेगी ने अपनी किताब द ऑप्टिमिस्ट में लिखा है कि ओपन एआई बनाने से पहले ही गूगल की डीप माइंड पोटेंशियल एम्प्लॉइज को मैसिव काउंटर ऑफर्स देने लगी। सैम ने तुरंत मस्क को ईमेल लिखा, लगता है डीप माइंड अब इसे युद्ध की तरह ले रही है। इस पर मस्क ने जवाब दिया, या तो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हमारे साथ आएंगे या फिर डीप माइंड हमें हरा देगा। और फिर क्या था, 11 दिसंबर 2015 को ओपन एआई ऑफिशियली लॉन्च हो गया। खुद को गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के सामने मजबूत दिखाने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट भी अनाउंस कर दिया गया। इतना सब होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे एम्बिशियस एआई लैब का पहला ऑफिस कोई बड़ा कैंपस नहीं बल्कि ग्रेग ब्रॉकमैन का अपार्टमेंट बना, जहां सोफे पर बैठकर एक छोटे से लिविंग रूम में उस जंग की शुरुआत हुई जो गूगल से होने वाली थी। ओपन एआई अभी अपने पहले ही साल में था कि 2016 में साउथ कोरिया के सियोल में दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसने साबित कर दिया कि सैम ऑल्टमैन और उनके साथियों का डर बिल्कुल सही था। दुनिया के सबसे बड़े गो प्लेयर ली सेडोल को गूगल डीप माइंड के एआई अल्फागो के सामने बैठाया गया। गो एक 3000 साल पुराना बोर्ड गेम है जो चेस से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। एक्सपर्ट्स सालों तक मानते रहे हैं कि ये गेम कोई मशीन कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं ह्यूमन इंट्यूशन भी चाहिए होता है। मैच से पहले ली सेडोल ने भी कहा कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन गेम के दौरान अल्फागो ने मूव नंबर 37 पर ऐसा मूव खेला जिसे गो की 3000 साल की हिस्ट्री में लगभग गलत माना जाता था। कमेंटेटर्स हैरान रह गए। एक ने तो नर्वस होकर कहा, ये इंसानों वाला मूव नहीं है। ली सेडोल खुद इतना शॉक हो गए कि कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाना पड़ा उन्हें। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, दुनिया को समझ आने लगा कि वही गलत कहा जाने वाला मूव सबसे जीनियस मूव था। अल्फागो ने ऐसी स्ट्रैटेजी चुनी जो इंसानों ने हजारों सालों में कभी सोची ही नहीं थी। ये सीरीज खत्म हुई और अल्फागो ने ली सेडोल को 4-1 से हरा दिया। उस पल दुनिया को समझ आ गया कि एआई अब सिर्फ कैलकुलेशंस करने वाली मशीन नहीं रही, वो नई चीजें क्रिएट भी कर सकती है। ओपन एआई के लिए ये एक बड़ा सिग्नल था कि उनका मिशन सही दिशा में है। लेकिन उस दौरान ओपन एआई के अंदर भी
बड़ा तूफान आने वाला था। 2017 में एलन मस्क, जो OpenAI चलाने वाले सबसे बड़े लोगों में एक थे, वो चाहते थे कि कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। लेकिन इलिया सुत्स्केवर और ग्रेग ब्रॉकमैन को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो AGI यानी सुपर स्मार्ट AI एक इंसान के कंट्रोल में चली जाएगी। जबकि OpenAI की शुरुआत तो इसी सोच से हुई थी कि कोई एक इंसान AI का डिक्टेटर न बने। बात इतनी बढ़ी कि जनवरी 2018 में मस्क OpenAI छोड़कर चले गए। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिस $1 बिलियन कमिटमेंट की बात हुई थी, उसमें से मस्क ने पर्सनली सिर्फ करीब $38 मिलियन दिए थे। मस्क के जाते ही सैम ऑल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को कॉल किया और $60 मिलियन का कंप्यूट मांगा। आसान भाषा में कहें तो AI को ट्रेन करने के लिए बड़े कंप्यूटर्स की कैलकुलेटिंग पावर चाहिए होती है। उस समय ये छोटी डील लग रही थी, लेकिन आगे चलकर यही माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI की अरबों डॉलर की पार्टनरशिप की नींव बनी। इस दौरान OpenAI में एलेक रैडफोर्ड नाम के एक रिसर्चर AI मॉडल पर काम कर रहे थे। उन्होंने अमेज़न के करोड़ों प्रोडक्ट्स रिव्यूज देकर मॉडल को सिर्फ इतना सिखाया कि अगला वर्ड प्रेडिक्ट करो। लेकिन ये मॉडल धीरे धीरे खुद ब खुद समझने लगा कि कौन सा रिव्यू पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। पहली बार लग रहा था कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, लैंग्वेज को समझना शुरू कर रहा है। फिर 2017 में गूगल के रिसर्चर्स ने अटेंशन इज ऑल यू नीड नाम का एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें पहली बार दुनिया के सामने ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी की बात कही गई। इसने AI को पूरा सेंटेंस और पैराग्राफ को एक साथ समझना सिखाया। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे जाकर GPT बना, जनरेटिवली प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, एक ऐसा AI मॉडल जिसने इंटरनेट का टेक्स्ट पढ़कर खुद नए सेंटेंसेस बनाना सीख लिया। यही आगे चलकर ChatGPT का बेस बना। 2022 तक तो GPT-4 तैयार हो चुका था, लेकिन OpenAI की CTO मीरा मुराती जब उसे एक सिंपल चैटबॉक्स से टेस्ट कर रही थी, तो हर डेमो में लोग GPT-4 से ज्यादा उसके चैटबॉक्स को लेकर एक्साइटेड हो जाते। सैम ने यह पैटर्न नोटिस किया और फैसला किया कि पहले चैटबॉक्स लॉन्च होगा, जिस वजह से इसका नाम रखा ChatGPT। 30 नवंबर 2022 को सैम ने ट्विटर पर लिखा, टुडे वी लॉन्च्ड ChatGPT, ट्राई टॉकिंग इट हियर। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सिर्फ 5 दिनों में ChatGPT के 10 लाख यूजर्स हो गए और 2 महीनों में 10 करोड़। इंस्टाग्राम को इस मुकाम तक पहुंचने में लगभग 2.5 साल का वक्त लगा था, टिकटॉक को 9 महीने का, और ChatGPT ने ये सिर्फ 2 महीनों में कर दिखाया। गूगल ऑफिस में कोड रेड डिक्लेयर हो गया। खुद को-फाउंडर्स ऑफिस के चक्कर काटने लगे। गूगल को डर था कि अगर लोग सीधे AI से जवाब मांगने लगेंगे तो गूगल सर्च की जरूरत ही कहां रह जाएगी। आनंद फानन में गूगल ने बार्ड AI लॉन्च किया, लेकिन डेमो में उसने गलत फैक्ट दे दिया, जिसके बाद एक ही दिन में गूगल की वैल्यू करीब $100 बिलियन गिर गई। अगले दिन माइक्रोसॉफ्ट के इवेंट में सत्या नडेला ने गूगल को इशारों में नाम न लेते हुए कहा कि हमने उन्हें डांस करवा दिया। ChatGPT की इस कामयाबी के बाद सैम ऑल्टमैन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ OpenAI के बोर्ड को धीरे धीरे लगने लगा था कि सैम उन्हें हर बात पूरी तरह नहीं बताते। बोर्ड का काम सिर्फ कंपनी चलाना नहीं था, वो टेक्निकली ह्यूमैनिटी की तरफ से OpenAI को कंट्रोल करते थे, ताकि AI सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। एक बार सैम ने बोर्ड को बताया कि 3 नए AI अपडेट्स को सेफ्टी बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। सेफ्टी बोर्ड मतलब OpenAI की वो इंटरनल टीम जो चेक करती थी कि कोई नया AI मॉडल लोगों के लिए खतरनाक तो नहीं। लेकिन जब बोर्ड मेंबर हेलेन टॉर्नर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो पता चला कि 3 में से सिर्फ 1 अपडेट को ही अप्रूवल मिला था। ऐसी कई छोटी छोटी बातें थी जो बोर्ड को परेशान करने लगी। इसके बाद इलिया सुत्स्केवर ने बोर्ड को डिसअपियरिंग मैसेज में एक ऐसा PDF भेजा जिसमें सैम के जानबूझकर झूठ बोलने के कई एग्जाम्पल्स थे। आखिरकार बोर्ड के 4 मेंबर्स ने वोट किया कि सैम ऑल्टमैन को फायर किया जाए, जिसके बाद 17 नवंबर 2023 को सैम के पास एक वीडियो कॉल ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन गया। उस समय सैम लास वेगास में फॉर्मूला 1 रेस देख रहे थे। उन्होंने वहां से वीडियो कॉल ज्वाइन किया और इस कॉल पर ही इलिया ने एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कहा, सैम तुम्हें बोर्ड से फायर किया जा रहा है। इसके बाद कॉल एंड हो गई। लेकिन अगले 5 दिनों में सिलिकॉन वैली में जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। Airbnb के CEO ब्रायन चस्की ने सैम को कॉल करके कहा, ये ऐसा है जैसे किसी को बिना इन्वेस्टिगेशन के मर्डर के आरोप में फायर कर दो, लेकिन डेड बॉडी ही ना मिले। सैम का घर वॉर रूम बन गया। सीनियर एम्प्लॉयज बैठने लगे, डिस्कशन शुरू हुए। फिर OpenAI के 770 एम्प्लॉयज में से 750 से ज्यादा लोगों ने एक लेटर साइन किया जिसमें लिखा था कि अगर सैम और ग्रेग वापस नहीं आए तो हम माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लेंगे। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उस लेटर पर
इलिया सुत्स्केबार का भी साइन था। वही इलिया जिन्होंने सैम को फायर करवाने में बड़ा रोल निभाया था। बाद में उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मुझे बोर्ड के एक्शंस पर बहुत पछतावा है, मेरा कभी OpenAI को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। सैम ने उस ट्वीट को सिर्फ 3 हार्ट्स के साथ रीट्वीट किया। सिर्फ 5 दिनों में बोर्ड को पीछे हटना पड़ा। सैम ऑल्टमैन वापस CEO बनकर लौटे, और वो भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ। OpenAI के एम्प्लॉयज ने इस पूरे एपिसोड का नाम दिया द ब्लिप, यानी बस एक छोटी सी रुकावट। द ब्लिप के बाद दुनिया और तेजी से बदलने लगी। ChatGPT अब सिर्फ चैटबॉट नहीं रहा था। लोग इससे ऐसे लिखवा रहे थे, कोड बनवा रहे थे, डॉक्टर से पूछने से पहले इससे सलाह ले रहे थे। OpenAI की रेवेन्यू 2023 में करीब 16,000 करोड़ रुपए थी। 2024 में बढ़कर ये 50,000 करोड़ रुपए हुई और 2025 में करीब 1.6 लाख करोड़ तक पहुंच गई। फिर मार्च 2026 में OpenAI ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए रेज किए, जो किसी प्राइवेट टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंडिंग राउंड था। कंपनी की कुल वैल्यू करीब 70 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई और वीकली एक्टिव यूजर्स 90 करोड़ हो गए। लेकिन इसी के साथ एक पैराडॉक्स भी था। 2024 में OpenAI ने 30,000 करोड़ की रेवेन्यू पर करीब 40,000 करोड़ का लॉस किया, जिसके पीछे वजह थी AI मॉडल्स को ट्रेन करना। ये इतना महंगा काम हो गया कि दुनिया की कोई कंपनी उससे बच नहीं पा रही। उधर कंपटीशन तेजी से बढ़ने लगा तो OpenAI के अपने ही लोग राइवल बनकर निकलने लगे। डैरियो अमेदे अपनी बहन डैनियला और OpenAI के कई रिसर्चर्स को लेकर बाहर निकल गए और एंथ्रोपिक नाम की कंपनी बनाई, जिसका चैटबॉट था क्लॉड। फिर 2025 में चाइना की डीपसीक ने दावा किया कि उन्होंने OpenAI जैसा मॉडल बहुत कम खर्च में बना लिया है। इसका असर ये हुआ कि सिर्फ एक दिन में Nvidia के शेयर्स करीब 50 लाख करोड़ रुपए गिर गए। इस बीच एलन मस्क ने 2024 में OpenAI पर लॉसूट किया। उनका कहना था कि कंपनी अब नॉन प्रॉफिट नहीं रही, जो शुरुआत में बनाई गई थी। अब ये प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बन चुकी है। इस पर OpenAI ने जवाब दिया कि मस्क खुद अपनी AI कंपनी xAI चला रहे हैं और इसी रेस का हिस्सा हैं। और फिर ChatGPT से डरकर 2023 में कोड रेड डिक्लेयर करने वाली कंपनी गूगल ने दिसंबर 2025 में Gemini 3 लॉन्च किया, जो कई टेस्ट में ChatGPT से आगे निकल गया। इसके बाद सैम ऑल्टमैन ने OpenAI की तरफ से इंटरनल मेमो लिखते हुए कहा, बाकी सब रोक दो, सिर्फ ChatGPT को बेहतर बनाने पर फोकस करो। यानी जो कंपनी कभी गूगल को डांस करवा रही थी, अब खुद गूगल से डर रही थी। उधर इलिया सुत्स्केबार भी OpenAI छोड़कर सेफ AI बनाने के मिशन पर निकल गए और अपनी नई कंपनी शुरू कर दी। और शायद यही सेफ्टी और स्पीड के बीच की लड़ाई आज AI की दुनिया की सबसे बड़ी कहानी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि AI को धीरे धीरे और सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि अगर हम नहीं बढ़े तो कोई और आगे निकल जाएगा। और इसी बहस के बीच शिकागो का वो 8 साल का बच्चा भी खड़ा है, जो कभी रात में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर सोचता था, क्या मशीन्स कभी खुद सोच पाएंगी? आज उस सवाल को सैम ऑल्टमैन की जनरेशन ने हकीकत में बदल दिया। अब मशीन्स जवाब दे रही हैं, बातें कर रही हैं और इंसान की तरह सोचना सीख रही हैं। तो ये सैम ऑल्टमैन और उनकी बनाई कंपनी OpenAI की कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आप जस्ट के साथ बने रहिए। शुक्रिया।